हरिया के बाद ये दूसरा ऐसा वाकया था जहां पर किसी को बहुत ही भयानक तरीके से मारा गया हो। इस मौत से आसपास के इलाकों में खौफ छा गया। पुलिस हरकत में आ गई। लाश की हालत देख इंस्पेक्टर का सर भी चकरा गया, क्योंकि ये लाश किसी भयानक घटना की गवाही दे रही थी। पुलिस ने पृथ्वीराज पर तीखे सवाल दागने शुरू कर दिए। आपको घटना स्थल से लाश नहीं हटानी चाहिए थी। कानून की नज़र में आपने एविडेंस छिपाने की कोशिश की है राजा साहब। अगर मैं लाश वहां से नहीं हटाता तो कोई जानवर खा जाता। आप किसी को वहां रोक सकते थे रखवाली के लिए। खैर, ये किसी जानवर का काम लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा जानवर जिसके नाखून इतने पैने हैं यहाँ पर कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे ये किसी रशियन ग्रिजली या किसी रॉयल बंगाल टाइगर का किया धरा है। यहाँ ऐसे जानवर कहाँ मिलते हैं? शायद नहीं। हम लाश को ले जा रहे हैं। यहाँ पे 2 सिपाहियों को छोड़े जा रहे हैं। कुछ भी होता है तो मुझे खबर दीजिएगा। पृथ्वी के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। पृथ्वीराज जवाब की तलाश में झील के किनारे पहुंचकर अंबिका अंबिका पुकारने लगा। इस बार भोला भी उसके साथ था। कुछ देर बाद पीछे से आवाज आई, बोलो। भोला ने इससे पहले अंबिका को नहीं देखा था। अंबिका की सुंदरता देखकर भोला की आंखें चौंधिया गई। बिना कोई और बात किए पृथ्वी ने अंबिका से सवाल किया, मैंने जो पायल तुम्हें दी थी वो कहाँ है? अरे, ना हाल पूछा ना चाल, बस पायल कहाँ है? क्यों, वापस लेना है क्या? और ये कौन है जो उल्लू के जैसे मुझे घूरे जा रहा है? ओह सॉरी, ये भोला है, मेरे भाई जैसा है। हम एक साथ काम करते हैं। नमस्ते भोला जी, कैसे हैं आप? मेरा नाम अंबिका है। नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। पायल कहाँ है? घर पे रख के आई हूँ। लेकिन अचानक आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसा क्या हो गया? देखो, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। कल रात हमारे एक साथी को किसी जानवर ने बहुत बेरहमी से मार डाला है। तो इससे मेरे पायल का क्या लेना देना? लेना देना है। उस लाश के पास एक सोने का टुकड़ा मिला है और मुझे लगता है कि वो टुकड़ा मेरी दी हुई पायल से मिलता जुलता है। आप कहना क्या चाहते हो? तभी पृथ्वी की नजर अंबिका के पैरों पर पड़ी, जहां बाएं पैर की पायल गायब थी। तुम्हारी दूसरी पायल कहाँ गई? बोला तो घर पे। बकवास मत करो, हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। तुम्हें पता नहीं है कि ये पुलिस वुलिस का चक्कर कितना बुरा होता है। मुझे आपके बचाव की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। भोला उस गहने के टुकड़े को निकालता है तो वो खुद ही उसकी अपनी पायल से तुलना करती है। दोनों का डिजाइन एक ही जैसा था। तो आप दोनों का ये मानना है कि मैंने उस आदमी को मारा? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा या तुम्हारे जैसा पायल वहां कैसे पहुंचा। तो मुझे क्या मालूम? पुलिस को पता करने दो, मुझे इनसे डर नहीं लगता। इतना कहकर वो जाने लगी। पृथ्वी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन हमेशा की तरह कुछ देर बाद ही अंबिका उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वहीं 2 हत्याओं के बाद भी अभी तक लोकल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। तो एसपी ने डीएसपी सुरेश भागवत को जांच के लिए स्पेशल असाइन किया। कैंप पहुंचते ही डीएसपी सुरेश एक्टिव हो गए। सुरेश पुलिस के स्पेशलिस्ट कुत्तों और कुछ हवलदारों के साथ जंगल की खाक छानने लगता है। लगभग दिन में एक बार तो कुत्ते काफी उत्तेजित हो जाते थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज की गंध मिल जाती थी। जब कुत्ते इधर उधर दौड़ने लगते तो सुरेश और उसके हवलदारों को भी उनके पीछे दौड़ना पड़ता था। लेकिन हर बार कुत्ते किसी न किसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते और यूं ही आसपास सूंघने लगते। सुरेश हर बार बस अपना सर खुजाकर रह जाता है। वो बार बार पेड़ के ऊपर देखता, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी ओर अचानक से अंबिका ने झील पर आना बंद कर दिया। पृथ्वी को महसूस होता है कि उसने अंबिका का दिल दुखा दिया।
वो उसकी तलाश में निकल पड़ता है। वो आसपास के गांवों में जाके पूछताछ करने लगा, लेकिन अंबिका का कोई पता नहीं लगता। पृथ्वी दुखी था। वो उसके साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगा। रात काफी हो गई थी। वो अभी भी अपने टेंट से बहुत दूर था। वो यूं ही इधर उधर नजरें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे लगा कि उसने अंबिका को देखा। वो उससे थोड़ी दूरी पे थी। कुछ सोचकर वो उसे पुकारने की जगह उसका पीछा करने लगा। आज तो अंबिका के ठिकाने का पता लगा के ही छोड़ूंगा। लेकिन जितना ही वो उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से वो लड़की उससे दूर जाती रहती। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक ही वो लड़की पृथ्वी की आंखों के सामने से ओझल हो गई। पृथ्वी अब दौड़ के आगे चला गया, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो फिर से कहां चली गई? हर तरफ तो सिर्फ जंगल ही है, तो फिर क्या वो मेरा वहम था? जब पृथ्वी अपनी सोच में खोया हुआ था, तभी एक साया उसके पीछे से उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। दूसरे ही पल पृथ्वी को ऐसा लगा कि मानो उसके पीछे से किसी सांड ने जोर से टक्कर मार दी हो। वो कुछ फीट दूर जा गिरा। टक्कर भीषण थी। उसे संभलने में कुछ देर लगी, लेकिन इसके पहले कि वो उठ खड़ा होता, उसने लेटे हुए ही अपना सर मोड़ के पीछे देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गर्दन मोड़ी, उसको ऐसा लगा कि उसके चेहरे से कोई हथौड़ा आ टकराया हो। उसके होश फाख्ता होने लगे। अपने जाते हुए होश और बंद होती हुई आंखों से उसने एक भयानक नजारा देखा। उसने देखा कि उसके सर के ऊपर एक भयानक चेहरा झुका हुआ है। उस चेहरे में एक इंसानी रूप तो था, लेकिन उन आंखों में पृथ्वी को अपनी मौत के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उन आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। बिल्कुल लाल आंखें, जिनके बीच में किसी कुएं की गहराई जैसी काली बिंदुएं। बाल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी तूफानी बादल का काला टुकड़ा हो। पृथ्वी की आंखें बंद होने से पहले उसने बस यही देखा कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके नाखून छुरियों जैसे पहने थे, और वो हाथ जैसे धुएं, काले धुएं के बने हों। पृथ्वी की आंखें बंद होती जा रही थीं। मौत उससे इंच भर ही दूर रह गई थी। तभी एक हल्की गुर्राहट की आवाज आती है। पृथ्वी की छाती पे सवार वो साया पृथ्वी को एक तरफ उछाल देता है। पृथ्वी जमीन पे घिसटता हुआ पेड़ के तने से टकरा जाता है और उसके दिमाग की नसें झंझना जाती हैं। अचानक तभी उस साए पर एक दूसरा साया तेजी से उछल के हमला करता है और पहला साया उड़ता हुआ दूसरी तरफ गिर पड़ता है। दूसरे साए के आकार से वो किसी लड़की का जान पड़ रहा था। पहला साया फटी हुई गुर्राहट के साथ उस लड़की पर हमला करता है, लेकिन वो लड़की हवा से घूमती हुई उसके पेट पर एक जोरदार लात जड़ देती है और पहला साया डकार मारता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। लड़की की नजर एक पल के लिए भी उस साए से नहीं हट रही थी। वो साया जमीन से चिपट के चार पैरों पर चलते हुए तेजी से उस पर झपटता है, लेकिन लड़की उसे पीछे से अपनी ताकतवर बाजुओं के बंधन में ले लेती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है कि तभी पृथ्वी टॉर्च जलाकर उसकी तरफ रोशनी कर देता है। रोशनी से घबराकर वो साया तेजी से घने जंगलों में भाग जाता है। अब उसे वहां एक मजबूत लेकिन बला की सुंदर आकृति दिखाई दे रही थी। उसे देखकर पृथ्वी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने खड़ी वो काया अंबिका के जैसी ही थी, लेकिन उसका रंग उससे ज्यादा खिला हुआ और उसका बदन अंबिका से ज्यादा कामुक था। उस जीभ से हुई भिड़ंत के कारण उसका चेहरा पसीने से भीगा था, जिस पे उसके काले घुंघराले बालों की लटें चिपक गई थी। लड़की ने अपनी सांसों को नॉर्मल किया और अपने बालों को सही करते हुए बोली, ऐसे घूर के क्या देख रहे हो बाबूजी? पहली बार कोई लड़की देखी है क्या? अब नहीं, पृथ्वी अपनी नजर हटाते हुए बोला।
तो फिर इतना गौर से देखने का कारण? तुम मुझे किसी की याद दिला रही हो, मानो तुम दोनों जुड़वा बहने हो। तो आप अंबिका से मिल चुके हैं, कहीं आप पृथ्वी बाबू तो नहीं? तो क्या तुम मुझे जानती हो? चौंकते हुए पृथ्वी ने सवाल किया। जानती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके बारे में अंबिका से काफी सुन चुकी हूँ। इससे पहले पृथ्वी कुछ बोलता, कस्बे की तरफ से टॉर्च की रोशनी व कई लोगों की आवाजें आने लगती है। वो दोनों तेजी से जंगल के दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। उस लड़की के पीछे चलते हुए पृथ्वी अपने सवालों को जारी रखता है। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम अंबिका को कैसे जानती हो? मैं अंबिका की बहन हूँ, अरण्या। इतना कहकर वो तेजी से पेड़ों के झुरमुट के बीच गुम हो गई। पृथ्वी ने कुछ क्षण के लिए पेड़ों की तरफ देखा और फिर जैसे ही वहां से चलने को हुआ कि तभी अंबिका के आने की आहट हुई और एक ही पल में अचानक अंबिका उसके सामने थी। उसे सब बहुत अजीब लगा, पर उसने अंबिका का जो रूप देखा, उसे देखकर उस समय वो सब कुछ भूल गया। उसका सुनहरा रंग चांदनी में आग की तरह दिख रहा था। उसके ऊपरी हिस्से के उभारों को कपड़े की एक पट्टी ने ढक रखा था तथा कमर पर उसने चांदी की बड़ी करधन पहन रखी थी। पृथ्वी ने अंबिका के पास जाकर उसे कमर से कस कर पकड़ लिया और अंबिका के बाजुओं को सूंघते हुए पृथ्वी ने उससे कहा, कहाँ चली गई थी तुम मुझसे नाराज होकर? चकोर को चांदनी का इंतजार तो करना ही पड़ता है। पृथ्वी का दायां हाथ अंबिका की कमर से खेल रहा था, तो दूसरे हाथ की उंगलियां उसकी पेट में स्थित गहरी नाभि में यूं घूम रही थी, मानो किसी भंवर में फंसी कोई नाव घूम रही हो। अंबिका ने अपने आप को पूरी तरह से पृथ्वी को सौंप दिया। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया और पृथ्वी उसे अपने कंधों से सहारा देके उसके गले को चूमने लगा। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर को छोड़कर अब उसकी छाती के ऊपर आ गया था। हल्के हाथों से वो मानो अंबिका के उभार पे गिराए ओस की बूंदों को हटा रहा हो। अंबिका ने अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर पृथ्वी को नीचे से निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया। पृथ्वी ने एक झटके से अंबिका को सीधा किया और दोनों हाथों से उसके ऊपर पड़े एकमात्र कपड़े को हटा दिया। अंबिका ने भी तेजी से उसके ऊपरी कपड़ों को भी निकाल फेंका। फिर पृथ्वी ने अंबिका को एक सपाट पत्थर पर लिटा दिया और नीचे जाकर उसके चांदी के करधन से अपने मुंह से खेलने लगा। अंबिका का चेहरा आग की तरह तपता जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, वह उसकी गर्म सांसें भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। अंबिका से अब और सहन नहीं हुआ और वो तेजी से पृथ्वी को अपने ऊपर से हटाकर उसके ऊपर चढ़ गई। धीरे धीरे से शरीर में प्रेम की लय लौरें मारने लगी थी और कुछ दूर एक जोड़ी आंखें उन दोनों को देख रही थी। आखिर कौन था जो लगातार अंबिका और पृथ्वी को देख रहा था? क्या पृथ्वी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।